हेलो एवरीवन। आप मुझे शायद नहीं जानते हैं। मैं नई हूँ आपके लिए। तो मेरा नाम है रुचिता पंचभाई और आज से हम हमारा सीईटी का जो बायो का लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें समझने चाहिए बायो के पेपर के बारे में। आप सबको पता है, आप इस लेक्चर में हो क्योंकि आपने पीसीबी ग्रुप चूज किया है। पीसीएम और पीसीबी ग्रुप रहता है। देखिए कि आपने पीसीबी ग्रुप क्यों चूज किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बायो से रिलेटेड जो भी आपके करियर ऑप्शंस है उसको चूज करना चाहते हैं। करेक्ट। तो ऑब्वियसली मेन टॉपिक क्या होगा, मेन आपका फोकस कहाँ पे होगा, तो वो बायो पे होगा। तो इसलिए आपको बायो के दो सेक्शंस है जिसको आपने नेट पे पढ़ा होगा। तो एक है बॉटनी का सेक्शन और एक है जूलॉजी का सेक्शन। ओके, 50-50 क्वेश्चंस के लिए। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, करेक्ट क्वेश्चन के लिए एक मार्क मिलने वाला है, 1 mark फॉर each करेक्ट क्वेश्चन। ओके, there will be no negative marking. So you have to use your logic, your knowledge, your memory, and you will choose correct option. Okay, so you have to attempt maximum questions you can. Okay, तो हम आज आपके 19 चैप्टर्स हैं 12th में से। ओके, तो हाँ, सबसे पहले ये भी बात है कि आपको 11th का भी जो सिलेबस है आपका वो होगा। ठीक है, कैसा होगा? 80-20 पैटर्न में होगा। 80% सिलेबस आपका 12th के बुक से होगा और 20% सिलेबस जो है वो आपका 11th के बुक में से होगा। ओके, तो उसमें भी डिवाइड करके दिया है, डिवीजन है उसका। आप नेट पे कोई भी एक जो साइट रहती है, इंफॉर्मेशन देने वाली इंफॉर्मेटरी साइट होती है, उस पे आप देख सकते हैं, या आपकी जो सीईटी की ऑफिशियल साइट है उसमें भी आपको ये सिलेबस जो है, सिलेबस का जो डिवीजन है वो इजीली मिल जाएगा। कैसा डिवीजन है फिर वो, कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आप भी जानते होंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। आपको 80% जो सिलेबस है वो 12th का होगा और 20% सिलेबस जो है वो आपका 11th का होगा। ठीक है, तो और हमारे दो पार्ट्स होंगे, एक होगा जूलॉजी का और एक होगा बॉटनी का। तो 50-50 क्वेश्चंस है। तो 40 क्वेश्चंस जो है वो 12th के सिलेबस में से आएंगे और 10 क्वेश्चंस जो है वो 11th के सिलेबस में से आएंगे। सिमिलरली जो दूसरा सेक्शन है जूलॉजी का, उसमें भी ऐसा ही होगा। 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो 12th के सिलेबस में से आएंगे और 10 क्वेश्चंस जो है वो 11th के सिलेबस में से आएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको 12th का जो सिलेबस है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए और अच्छे से वो पढ़ना है आपको। और थोड़ा बहुत आप 11th का पढ़ने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स होंगे 11th के, वो अगर आपको मिस करने हैं तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन को आप डाल सकते हैं 11th के चैप्टर्स। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 12th सिलेबस। ओके, फिर भी आप मुझे बताइए, मैं आपके ग्रुप पे भी हूँ, आप मुझे बोलिए कि आपको 11th के चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है तो हम वो भी लेक्चर लेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे होगा। फिर भी वीक में से एक बार हम लाइव लेक्चर में भी मिल सकते हैं, आप वो भी बताइए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है आपका 5th चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, जब हम चैप्टर लेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि इसमें आपको बहुत सारे नाम याद करने हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम आगे जैसे जाएंगे तब। ओके, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ये जो चैप्टर है ना वो आपको बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शन जो है ना वो आपको मालूम होता है इस चैप्टर से, जो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें मेरा भी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर आप कुछ बातें और कुछ ट्रिक्स याद करते हैं तो ये आपका बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो हम जाएंगे नेक्स्ट। ओके, हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं।
अब क्वेश्चंस जब हमें स्टार्ट करने हैं ना, तो आपको एक पैटर्न बताती हूँ आप हमारे टॉपिक का। कैसे करेंगे देखिए आप, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ही ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, ओके। पर अलग जो बाकी के जो 3 ऑप्शंस है ना, वो आपको क्या करना है, वो आपको छोड़ने देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो 3 ऑप्शंस है ना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है, और आपको पूछा है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन कुछ होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्वेसिस, ओके, ये आपका ऑप्शन है। पर बाकी के जो ऑप्शन है 3, तो वो भी एंटीबायोटिक के नाम है कोई तो आपको उन ऑर्गेनिजम्स के नाम सर्च करने हैं जो वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उससे आपके 4 क्वेश्चन की प्रिपरेशन होती है। आया समझ में? इस पैटर्न से हमें आगे जाना है, ओके। तो ये ध्यान में रखिए, और आपको यहाँ पे आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, तब आप क्या करेंगे, आप जब ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो माइंड में थोड़ा सा गेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको पता है। अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपने वो नहीं पढ़ा है, या आप अपने मतलब उसके बारे में नहीं सुना है, ओके, ऐसा तो होना नहीं चाहिए पर हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप गेस करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो एक गेसिंग पावर है ना, जिसे एलिमिनेशन पावर कहते हैं, ओके, ये नहीं ये नहीं ये नहीं तो ये आंसर होगा। तो ये जो लॉजिक है ना, वो अभी से डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये जो बातें हैं ना, वो ये वीडियो देखते समय ध्यान में रखिए, और आगे का हमारा जो भी कोई वीडियो होगा वो भी देखते वक्त आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ओके। आगे जाएंगे, यस। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, विच वन इज बायो फर्टिलाइजर, ओके। ऑप्शंस देखेंगे, माइकोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, एंड ऑल ऑफ द अबव, ओके। क्या आंसर होगा इसका? अब आपको एक एक ऑप्शन के बारे में सोचना है। माइकोराइजा, क्या होता है माइकोराइजा? आपको पता होगा, आप ये सर्च कर सकते हैं। माइकोराइजा जो होता है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ओके। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसमें? सिम्बायोटिक मतलब क्या? दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो किसको बेनिफिट मिलता है? माइको, माइको वर्ड से क्या पता चलता है आपको? माइकोलॉजी, ये आपने वर्ड सुना होगा। लॉजी मतलब क्या? नॉलेज। किसका नॉलेज? माइको, माइको मतलब फंगस, फंजाई, ओके। तो माइको का मीनिंग होता है फंजाई, ओके। ये हमारे समझ में आया, फंजाई। फंजाई और किसका एसोसिएशन? ग्रीन प्लांट्स, ओके। माइकोराइजा जो होता है ना, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और ग्रीन प्लांट्स का, ओके। आगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये प्रोसेस आपको पता होगी क्या होती है ये प्रोसेस? एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होता है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो एयर होती है उसमें से मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसा वो वहां पे नाइट्रोजन आपको मिलता है तो वो आप यूज कर सकते हैं, प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको वो जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको मतलब प्लांट को कन्वर्ट करना पड़ता है। किस फॉर्म में? यूजेबल फॉर्म में। तो ये काम है ना, वो प्लांट्स खुद नहीं कर सकते, ओके। ऐसा हम बचपन से पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना फूड है वो खुद बना सकते हैं, पर कैसे? कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प लेके। तो उन कंपोनेंट्स में एक इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ओके। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो एयर में से जो नाइट्रोजन है ना, वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अब ये देखो, ये देखिए, ये कैसे है नाइट्रोजन, देखिए कैसे लिखा है वहां पे N2, ठीक है। ये दो जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है ना, वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करके हम जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अमोनिया, ओके। तो अमोनिया प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ओके, उनके प्रोसेसेस के लिए। तो दूसरा एक और सी ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया,
ओके, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ओके, उनको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं। फिक्सिंग मतलब क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स करना है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? एयर में से नाइट्रोजन लेके उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रमोट करते हैं उसे कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? So if you observe all the processes mentioned or done by this organisms, so you can think or you can guess that all of the activities or all of the options might be correct. ओके क्योंकि बायो फर्टिलाइजर ऐसा होना चाहिए जो ये सब कुछ कर सकता है। फिक्सिंग इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑल डी, ऑल दी अबव। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर ये तीनों हो सकते हैं। चलो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? विच वन इज रॉन्गली मैश्ड? अब आपके सामने कुछ पेयर्स आएंगी। यस, देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंटीबायोटिक्स, कॉलीफॉर्म, विनेगर, मेथानोजेंस, गोबर गैस, ईस्ट, इथेनॉल। ओके, तो क्या है ये ऑर्गेनिजम्स है और वो प्रोडक्ट्स में जो सामने आपके सामने प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंटीबायोटिक्स, ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है, करेक्ट है। कैसे? कि स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्वेसी, ये जो आपकी फंजाई है और ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का जो एंटीबायोटिक है, बहुत ही फेमस है, वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिस करेक्ट है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स, ये पेयर करेक्ट है। कॉलीफॉर्म विनेगर, ये पेयर करेक्ट है क्या? कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म्स क्या होते हैं? हाँ, ये वर्ड को आपको समझना है सबसे पहले। कॉलीफॉर्म, कोली, कोली मतलब एक राउंड स्ट्रक्चर होता है। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं ना, तो आपको एक ऐसा राउंड स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, और जब वो ऐसे बंच में होता है ना, तब उसको स्टैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैफ। ठीक है, इसलिए ये कॉलीज जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऐसे राउंड 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं उनको आप कहेंगे कोलीफॉर्म्स। तो इनमें बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, जैसे ई कोलाई आपने सुना होगा, इस ऑर्गेनिज्म का नाम एस्केरिशिया कोलाई, तो वो भी इस ग्रुप का मेंबर है। तो वो विनेगर प्रोड्यूस करता है क्या? सोचिए आप इसके बारे में। तब तक हम बाकी के दो ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। मिथानोजेंस, गोबर गैस, यस दिस इज करेक्ट। आपको बायोगैस प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस पता होगा। तो मिथानोजेंस मतलब जिसका एंड प्रोडक्ट्स मीथेन गैस, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो गोबर गैस के प्रोडक्शन में मिथानोजेंस हेल्प करते हैं, करेक्ट है। ईस्ट, ओके, इथेनॉल, यस करेक्ट है। इथेनॉल मतलब जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन में ईस्ट का रोल रहता है, करेक्ट है। तो क्या रॉन्ग हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे रॉन्ग है बी ऑप्शन। ओके, क्यों? क्योंकि विनेगर जो है ना, आपका जो विनेगर है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का जो बैक्टीरिया है वो विनेगर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विनेगर क्या होता है? विनेगर मतलब एसिटिक एसिड। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिक एसिड रहता है ये एसिटिक एसिड। ओके, आपको ये भी पता होगा, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वो सर्च करनी है, वो ध्यान में लेनी है। ये जो कंसेप्ट है ना, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब एक वर्ड आप सुनते हो या लिखते हो या दिखते हो, तो उसके बारे में स्टार्ट टू एंड आपको पता होना चाहिए। प्रोफाइल, उस वर्ड की पूरी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। आया समझ में? ऐसे स्टडी करोगे तो सीईटी आराम से निकालोगे। ओके, चलो थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स कौन प्रोड्यूस करता है? ओके, ऑप्शन से स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस, पेनिसिलियम
एंड सेफेलोस्पोरियम। ओके, इनमें से कुछ बैक्टीरिया है, कुछ यीस्ट है, कुछ फंगस है। ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस का, हाँ अब आपके सामने ऑप्शंस है, तो आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस कौन से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, बैसिलस कौन से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलियम कौन से एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम जो फंगस है वो क्या क्या करता है, सिफेलोस्पोरियम क्या करता है, ये आपको सर्च करना है। एक एक मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करता है, सबको पता है। बैसिलस जो है वो बेसिट्रासिन नाम का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। पेनिसिलियम पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। सिफेलोस्पोरियम जो है वो सिफेलोस्पोरिन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हाईएस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है सिफेलोस्पोरियम। ओके, उसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। अब आपको एक बता देती हूँ, एक जनरल नॉलेज के तौर पे आप इसमें इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, एंटीबायोटिक्स की जनरेशन होती है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आपका नेटवर्क होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसी जनरेशन होती है। ओके, तो अब आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो एंटीबायोटिक्स की 8th एडिशन शुरू है, 8th जनरेशन शुरू है। ठीक है, तो ये जनरेशन क्या होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, आप सर्च कीजिए इसके बारे में कि फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक्स कौन से थे, सेकंड जनरेशन के कौन से थे, थर्ड जनरेशन के कौन से थे। ओके, ये होमवर्क के तौर पर आप सर्च कीजिए कि एंटीबायोटिक्स, आप सिंपली एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर पढ़ने लगोगे ना, तो इतना इतना है बहुत कुछ पढ़ने के लिए कि बस आप पागल हो जाओगे, इतना इतना सारा है एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, तो इसमें जो सिफेलोस्पोरियम जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। ओके, और आगे जब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो और कुछ मैं आपको कुछ सीधे चीजें बताऊंगी। एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि जहां जहां ऑर्गेनिजम्स के नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है साइंटिफिक नेम से, वो मैंने कैसे लिखे हैं, कैसे प्रिंट किया है यहाँ पे, वो इटैलिक्स में है। ओके, मुझे लगता है 11th में आपको ये है कि जब आपको आप साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं ऑर्गेनिजम्स के, इंडिविजुअल्स के, तो वो आपको अंडरलाइन करना पड़ता है जब आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं, और जब आप टाइप करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, तो आपको वो इटैलिक करना पड़ता है। वो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the following is not a biofertilizer. ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नॉट पूछा है, ठीक है, कौन बायोफर्टिलाइजर है ये नहीं पूछा है। ठीक है, कौन बायोफर्टिलाइजर नहीं है ये पूछा है। यस, क्या ऑप्शन है? एजोटोबैक्टर, बैसिलस thuringiensis, क्लॉस्ट्रिडियम, एजोला। ओके, इनमें से कौन बायोफर्टिलाइजर नहीं है? तो देखिए, एजोटोबैक्टर, yes, this is a biofertilizer because it can fix nitrogen into ammonia. Okay, clostridium, yes, it is also a biofertilizer. azolla, yes, ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है Bacillus thuringiensis. क्या है ये Bacillus thuringiensis? It is a biopesticide. ओके, ये बैक्टीरिया है बैसिलस, आप ऊपर भी देख सकते हैं। बैसिलस ये जीनस नेम है और थुरिनजेनेसिस ये क्या है? ये स्पीशीज का नेम है। ओके, तो ये जो है ना बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसका बहुत ज्यादा यूज है। आपने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, ये आपने कभी सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो प्लांट पैथोजेंस है ना उनको इनहिबिट करता है। उसका मोड ऑफ एक्शन भी है, वो भी देखेंगे हम बाद में। ठीक है, तो ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये बायो पेस्टिसाइड है, ये माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, बैसिलस thuringiensis. ओके, हाँ, यस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, ओके, क्या है ये सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, क्या होती है? Yes, options are chemical process, biological process, physical process, mechanical process. अब सबसे पहले आपको सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होती क्या है ये समझना जरूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट, आपको पता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसमें जो आपका सीवेज वाटर है,
सीवेज जो आता है आपके प्लांट में, तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस में जाता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस में। तो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले जो डेब्रिज होती है या ऐसा मटेरियल होता है सीवेज में, अब सीवेज में तो लोग कुछ भी फेंकते हैं ना, तो ऐसे बॉडीज है, फिजिकल बॉडीज है, वो आपको रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ओके। और ये जनरली फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, क्योंकि फिजिकली या मैन्युअली आपको वो निकालना पड़ता है, या उसके लिए कुछ स्क्रीन्स लगाते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, तो वो मैकेनिकल प्रोसेस होती है। तो उसमें जो कुछ भी फ्लोटिंग बॉडीज है ना, वो सेपरेट करते हैं। आया समझ में? तो ये होती है प्राइमरी प्रोसेस। अब सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है? सेकेंडरी प्रोसेस में जो कुछ भी सीवेज है ना, वो ट्रीट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। एक कल्चर डाला जाता है उसमें। उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सीवेज में जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है या कुछ भी कंटेंट है ना, वो यूज करके ग्रो होते हैं। क्या करते हैं वो यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, और अपना एक कल्चर बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, और उसको हम उस लैंग्वेज में कहते हैं स्लज। क्या कहते हैं उसे? स्लज कहते हैं, ओके। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है। और टर्शरी ट्रीटमेंट जो होती है ना, उसमें उस वाटर को पॉलिश किया जाता है, फाइन किया जाता है, तो वो केमिकल प्रोसेस होती है। तो क्लोरीनेशन होता है या अलग अलग केमिकल्स का एडिशन किया जाता है, वो केमिकल प्रोसेस टर्शरी प्रोसेस होती है। आया समझ में आपको? तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए चाहिए बी, बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, माइक्रोबियल कल्चर इसमें डाला जाता है, ओके। बीटी टॉक्सिन इज, बीटी, बीटी का हमने अभी अभी फुल फॉर्म देखा है। बीटी मतलब का क्या? बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन होता है वो क्या होता है, ओके। यस, इंट्रासेल्युलर लिपिड, इंट्रासेल्युलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेल्युलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंड लिपिड। अब जो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल्स प्रोड्यूस करती है, उसके दो टाइप्स होते हैं, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। सेल होती है आपकी, तो जब उस सेल के बाहर, मतलब सेल वॉल के बाहर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है या सिक्रीट किया जाता है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोटीन। और जो प्रोटीन वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सिक्रीट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, उसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर प्रोटीन, ठीक है। अब लिपिड आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है पूरा, तो उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो अलग बात है, वो टॉपिक अलग है, अगर हम उसके बारे में बोलने जाएंगे तो अलग लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। तो वो लिपिड्स भी जो होते हैं वो इंट्रासेल्युलरली या एक्स्ट्रा सेल्युलरली प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है बीटीटॉक्सिन इज एन इंट्रासेल्युलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, बी आंसर है इसका, ओके। क्रिस्टलाइन, आप दो वर्ड्स आपको पता होंगे, एक है क्रिस्टलाइन और सेकेंड इज एमोर्फस, ओके। तो क्रिस्टलाइन मतलब जो डिस्टिंक्ट उसका स्ट्रक्चर होता है, ओके, इंट्रासेल्युलर। अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ये जो बीटीटॉक्सिन है, ठीक है, वो यूज किया जाता है, तो वो जो प्रोटीन है वो तो एक्सट्रैक्ट तो होना चाहिए ना, मतलब हमारे हाथ में वो प्रोटीन तो चाहिए, तो प्रोटीन कैसे निकालते हैं? आया समझ में? ये क्वेश्चन, ये कभी आपने सोचा है कि प्रोटीन सेल से निकालते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है उसके बारे में? तो ये जो प्रोसेस है वो एक मेन फैक्टर पे डिपेंड होती है कि आपका जो प्रोटीन है वो इंट्रासेल्युलर है या एक्स्ट्रा सेल्युलर है। अगर आपका प्रोटीन इंट्रासेल्युलर है तो फर्स्ट और प्राइमरी रिक्वायरमेंट बनती है कि आपको उस सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? सबसे इजी जो सेल को डैमेज करने के लिए सबसे इजी कंपोनेंट कौन सा है? आप सोचिए जरा आधा मिनट के लिए उसके बारे में, कौन सा होगा कंपोनेंट जो सेल को डिस्टर्ब करने के लिए सबसे इजी होता है? वो होता है डिटर्जेंट, ओके। तो हमेशा जब आपके पास एक कल्चर आता है बैक्टीरिया का और आपको
प्रोटीन निकालना है उसमें से, तो आप सबसे पहले उसको कौन सी ट्रीटमेंट देंगे? आप उसको डिटर्जेंट की ट्रीटमेंट देंगे। और वो कौन सा डिटर्जेंट है जो हमेशा यूज किया जाता है? वो होता है HDS, ओके, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ये डिटर्जेंट होता है जो यूज किया जाता है। ओके, ये बहुत आगे की बातें हैं, पर आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए इसलिए आपको बताती हूँ। और बाकी के भी प्रोसेस होते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, हीट भी करते हैं सेल को और इमीडिएटली कूल करते हैं। ओके, तो ये शॉक सेल्स, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है ना, वो टॉलरेट नहीं कर पाती और डिस्टर्ब हो जाती है, और वो जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिक्रेट किया होता है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्शन के लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम। आपको अगर इसमें बारे में कुछ जानना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरुलिना इज, ये स्पिरुलिना क्या होता है? ओके, ऑप्शन है आपके पास बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, एडिबल फंगस एंड सिंगल सेल प्रोटीन। बायो फर्टिलाइजर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जो बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज होते हैं उनको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो पेस्टिसाइड क्या होता है कि साइड, ये वर्ड हमेशा याद रखिए, साइड जो के वर्ड है ना, तो ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? किलिंग के लिए। साइड मतलब किल करना, तो पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को किल करना, ठीक है, पर किससे? बायोलॉजिकल एजेंट्स से। एडिबल फंगस, ऐसी फंगस जो हम खा सकते हैं, मशरूम जो होता है ना, वो एडिबल फंगस में आता है। और नेक्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? आपको ये टर्म पता है, यूनिसेल्युलर और यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, ये आपने पढ़ा है। तो यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल से, एक ही सेल का कल्चर करके, मास प्रोडक्शन करके, वो आप फूड सप्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और आप अगर जिम में जाते हैं या आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको हमेशा ये सिंगल सेल प्रोटीन का सप्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना इज an important single cell protein. ओके, स्पिरुलिना एक अलगी है। क्या है स्पिरुलिना? अलगी। ओके, तो वो जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं बॉडी के लिए, और ये फूड सप्लीमेंट करके यूज की जाती है, और उसे सुपर फूड भी कहते हैं। सुपर फूड की कंसेप्ट आप सर्च कीजिए एक बार नेट पे कि सुपर फूड क्या होता है एग्जैक्टली। तो सुपर फूड एक आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। सुपर फूड मतलब उसमें सभी होता है, सब कुछ होता है उसमें। वो आपकी डिसीज कंट्रोल करता है, वो आपका मूड कंट्रोल करता है, वो आपका हेल्थ कंट्रोल करता है, सब कुछ इस किसमें होता है? उस कंपोनेंट में होता है, इसलिए उसे कहेंगे सुपर फूड। ओके, तो स्पिरुलिना सुपर फूड होता है, और वो बेसिकली क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ओके, चीज इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यस, चीज क्या होता है? डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, डिहाइड्रेशन। ओके, ये सारी प्रोसेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज कंडीशनिंग प्रोसेस है। ओके, मतलब आपका जो एंड प्रोडक्ट है ना, तो वो एंड प्रोडक्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। ऑफन, हमेशा ये किसमें यूज किया जाता है? वाइनरीज में यूज किया जाता है, या अल्कोहल फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन का यूज होता है। वाटर प्यूरिफाइंग इंडस्ट्रीज में भी होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। फिर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आप सबको पता है, फर्मेंटेशन माइक्रोबियल कल्चर यूज करके फर्मेंटेशन किया जाता है, और माइक्रोब्स क्या करते हैं? आप जो सबस्ट्रेट उसे देते हैं वो यूज करके आपके लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन क्या होता है? हीटिंग होता है। हीटिंग और बॉइलिंग में डिफरेंस है, ठीक है। पास्चराइजेशन जो लुईस पास्चर साइंटिस्ट है, उसने ये प्रोसेस निकाली है। पास्चराइजेशन में क्या करते हैं? स्पेसिफिक टेम्परेचर को स्पेसिफिक टाइम के लिए आपका जो सब्सटेंस है वो एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर भी क्या है? वो डिसाइडेड है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और वो आप क्या सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, आप वाटर यूज कर रहे हो, मिल्क यूज कर रहे हो, या क्या यूज कर रहे हो, तो उस पे पास्चराइजेशन का टेम्परेचर और टाइम डिपेंड होता है। ओके, मिल्क के लिए पास्चराइजेशन, पास्चराइज्ड मिल्क आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर को मिल्क को हीट किया जाता है। ओके, कैसे? ऑफन ये
आप कह सकते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ एन आवर, ओके। और टेम्परेचर बढ़ सकता है 81 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकेंड्स, ओके। ये पास्चराइजेशन का टेम्परेचर होता है। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रो मीन्स वाटर, डी मतलब निकालना, तो क्या निकालना है, वाटर निकालना है। डिहाइड्रेशन मतलब सुखाना है, ठीक है, आपको वो ड्राई करना है। तो ये प्रोसेसेस होती है। तो चीज किसका प्रोडक्ट है, तो चीज ये फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है इसमें, इसमें यीस्ट यूज किया जाता है चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, ओके। तो फर्मेंटेशन के लिए जब आप फर्मेंटेशन ये वर्ड ध्यान में लेते हो तो आपको कुछ बातें सीखनी है या आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, कि आप सबस्ट्रेट कौन सा प्रोड्यूस करते हो, सबस्ट्रेट कौन सा प्रोवाइड करते हो, माइक्रोबियल कल्चर आप कौन सा दे रहे हो, और आपका एंड प्रोडक्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। इन तीन बातों को ध्यान में लेकर फर्मेंटेशन की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ओके। बहुत ही हाईली क्या कहेंगे हम उसे, हाईली प्रोसेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं फर्मेंटेशन में। और जब आप माइक्रोबायोलॉजी सीखते हैं आगे तो आपको फर्मेंटेशन बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यस, ओके। Next question, which one of the following alcoholic drinks is produced without distillation? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको अभी अभी बोला कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज की जाते हैं, पर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ऐसे पूछा है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स which is not produced with distillation, without distillation, okay, wine, whiskey, rum, brandy, okay, क्या है इसमें से। अब देखिए कि आपको सबसे पहले ये डिस्टिलेशन समझने के लिए, और ये डिस्टिलेशन क्यों नेसेसरी है ये समझने के लिए आपको इन सब का अल्कोहल कंटेंट पता होना चाहिए। वाइन का अल्कोहल कंटेंट क्या है, विस्की का क्या है, रम का क्या है, और ब्रांडी का क्या है, ओके। इन सब का जो अल्कोहल कंटेंट है ना वो 8 to 16% में होता है, ओके। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और इसमें से सबसे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट किसका है, वो है विस्की का, ठीक है। विस्की जो होती है ये रशियन ड्रिंक होता है, मतलब ये अभी बहुत जगहों पे प्रोड्यूस करते हैं, पर ये रूट इसका कहाँ पे है, ये रशियन कंट्रीज में ये प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट यूज होता है, ठीक है। तो आपको डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, प्रोडक्ट आपका कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्टिलेशन तब यूज करना पड़ता है जब आपको मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट चाहिए। वाइन में अल्कोहल कंटेंट ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वाइन बिल्कुल भी अल्कोहलिक इतना नहीं होता है उसमें से, ठीक है। तो वाइन में डिस्टिलेशन यूज नहीं किया जाता। और एक प्रोडक्ट है अल्कोहलिक प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक जिसमें डिस्टिलेशन यूज नहीं होता, वो है बियर, ठीक है। बियर में भी डिस्टिलेशन यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, माल्टिंग, मैशिंग, फर्मेंटेशन, ये जो प्रोसेसेस है वो की जाती है, पर डिस्टिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और क्लैरिफाई होता है, कार्बोक्सिलेट होता है, पर डिस्टिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और विस्की जो होती है ना, एक्चुअली विस्की में जो आप सबस्ट्रेट देते हो ना, वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारा, उसमें व्हीट, बार्ली, कॉर्न, ये इंडिविजुअली और मिक्सचर में यूज किया जाता है, ओके। और वाइन और बियर में, ज्यादातर वाइन में तो आप फ्रूट जूस यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं होती है, ओके। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वाइन, ओके। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपके, अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको बियर ये ऑप्शन आ सकता है, तो वाइन और बियर में डिस्टिलेशन नहीं यूज किया जाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, ओके। ऑप्शंस आर killing insects, biological control of plant diseases, controlling butterfly caterpillars and producing antibiotics, ओके। इंसेक्टिसाइड है या क्या है वो प्लांट डिसीज कंट्रोल करती है, या बटरफ्लाई कैटरपिलर्स कंट्रोल करती है, या प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, किसमें ये ट्राइकोडर्मा यूज की जाती है, ओके।
हम देखेंगे उसका आंसर है बी, दिस इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस। ओके, ये प्लांट पैथोजन जो होते हैं ना उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये क्या है? कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ये कौन करता है? ये बैसिलस thuringiensis करता है, बीटी टॉक्सिन ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, which one of the following processes in which of the following processes CO2 is not released? Okay, कौन सी processes है? Alcoholic fermentation, lactic fermentation, aerobic respiration in plants and aerobic respiration in animals। अब आप जो नीचे के दो ऑप्शंस है कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इसमें आप जनरल नॉलेज है, इसमें CO2 प्रोड्यूस होता ही है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या रह गए? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक फर्मेंटेशन। अब इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में वी ऑल नो दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड, CO2 इज रिलीज्ड। ओके, एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? अल्कोहल एंड CO2, इथेनॉल एंड CO2, ये हमारा क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो क्या बच गया? लैक्टिक फर्मेंटेशन। पर इसमें अगर मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिकली बताऊं ना तो दो टर्म्स आपको बताती हूँ, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन एंड हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, एंड हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग। ओके, तो होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? हमेशा एंड प्रोडक्ट आपका फर्मेंटेशन का लैक्टिक एसिड होता है, पर कैसे? 2 molecules of lactic acids are produced in homolactic fermentation। remember, always remember। ठीक है, जब होमो ये वर्ड आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि उस प्रोसेस में कुछ तो सिमिलर प्रोड्यूस हो रहा है या सिमिलर यूज किया जा रहा है। ओके, तो देखिए इन होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन 2 molecules of lactic acids are produced, this is the end product। okay, and in heterolactic fermentation CO2 and ethanol are produced in addition of lactic acid। okay, so if you have to specifically look out this question, then you will say in homolactic fermentation 2 molecules of lactic acids are produced and not carbon dioxide, but in heterolactic fermentation CO2 and ethanol are produced in addition to lactic acid। okay, इतना डीप में तो आपको ये है नहीं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लैक्टिक फर्मेंटेशन दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर है बी, लैक्टिक फर्मेंटेशन। यस, हाई वैल्यू ऑफ BOD दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड शोज। जब आपके पास वाटर आया है ट्रीटमेंट के लिए और आपको पता चला कि इसकी BOD वैल्यू जो है वो बहुत ही हाई है। BOD क्या होती है? ये एक ऑर्गेनिक वाटर जो होता है ना, तो वो वाटर आप माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस से उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ये आप कैलकुलेट करते हो। वो mg पर लीटर या mg पर मिलीलीटर्स में वो क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नाम में ही है देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आई है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए आपके पास वाटर आया है, फॉर एग्जांपल हमारे गोदावरी रिवर का आपके पास वाटर आया है। ओके, तो उस वाटर में आप कुछ प्रोसेसेस से क्या सर्च कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जब हम आप उनको कुछ सबस्ट्रेट देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? सबस्ट्रेट देते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो मांगते रहते हैं। देखिए वो कैसा प्रोसेस है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक जो बच्चा है तो उसके पास पानी है। ठीक है, उसके पास बॉटल है पानी की, और दूसरा बच्चा जो है उसके पास पानी तो है पर बहुत ही लिमिटेड है, मतलब 2 सिप या 3 सिप पानी है उसके पास सिर्फ। ठीक है, तो वो जो बच्चा ए है जिसके पास बहुत सारा पानी है, वो मुझसे पानी लेगा क्या? नहीं लेगा। वो कहेगा मुझे जरूरत नहीं है। वो डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा। पर दूसरा जो बच्चा है वो डिमांड करेगा क्योंकि उसके पास नहीं है पानी। वो मुझे बोलेगा यस आई नीड वाटर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? डिमांड किसकी ज्यादा है? जिसके पास पानी कम है। बस यही लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब देखिए कि ऑक्सीजन की डिमांड कौन करेगा? जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है।
जिसके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑलरेडी है वो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जो वाटर है वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस से आपको पता चलता है कि वो वाटर ऑक्सीजन की डिमांड करता है या नहीं करता है। और अल्टीमेटली वाटर डिमांड करता है, मतलब कौन डिमांड करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिमांड करते हैं। आया समझ में? तो अगर आपका वाटर जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड करता है तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, वाटर इज नॉर्मल, वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, वाटर इज लेस पॉल्यूटेड एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, हाई वैल्यू, बीओडी की वैल्यू क्या है? हाई है, मतलब क्या? डिमांड हाई है। तो यस, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, ऑक्सीजन ही नहीं है उसमें, इसलिए हाई डिमांड है। आया समझ में ये लॉजिक? ये आप ध्यान में रखिए। यस, नेक्स्ट, which of the following is fermentation process? Okay, fermentation process, batch process, continuous process, both A and B and none of this. Yes, fermentation process कौन सी है? अब आपको बता देती हूँ, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस ये दोनों fermentation process है। इसका ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। देखिए कैसे, बैच प्रोसेस में आप क्या करते हैं? बैचेस लगाते हैं फर्मेंटेशन के। मतलब आपने सबस्ट्रेट दिया, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर डाला और आपने एक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपने प्रोडक्ट हार्वेस्ट किया आपका। ओके, वो बैच खत्म हुई तो नेक्स्ट बैच शुरू होती है। आप क्या करते हैं? फिर से सबस्ट्रेट देते हैं, फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर डालते हैं, माइक्रोबियल कल्चर डालते हैं और एंड प्रोडक्ट हार्वेस्ट करते हैं। सेकेंड बैच हो गई, थर्ड बैच पे। ओके, ये इसको कहते हैं बैच प्रोसेस। पर कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका एंड प्रोडक्ट जनरेट हुआ, आप प्रोडक्ट हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, पर आप क्या करेंगे? आप वो फर्मेंटेशन टैंक जो है ना आपका, उसमें आप नया सबस्ट्रेट ऐड करेंगे उसी टैंक में। ओके, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है। आपको प्रोडक्ट हार्वेस्ट करने के बाद फिर से फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है आपकी, वो स्टार्ट से शुरू नहीं करनी पड़ती। ओके, इनिशियल जो पार्ट है वो आपका हो गया होता है। तो आप क्या करते हैं? आप नया 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 सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सबस्ट्रेट ऐड करते जाते हैं। ठीक है, उनका मीडिया ऐड करते जाते हैं, मीडिया, ग्रोथ मीडिया जो होता है ना, वो ऐड करते जाते हैं, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका आंसर है सी, कंटिन्यू, ए एंड बी बोथ आर फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। Okay, next question. Who showed that Saccharomyces cerevisiae causes fermentation, forming products such as beer and buttermilk? तो साइंटिस्ट के नाम आएंगे, यस, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैमुअल वॉक्समैन एंड अल्बर्ट स्टैट्स। ओके, तो किसने दिखाया कि Saccharomyces cerevisiae जो है वो बियर एंड बटरमिल्क का फर्मेंटेशन कर सकती है? ओके, इसका आंसर है यस, लुइस पास्चर। पास्चर का बहुत ही ज्यादा इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में भी आप नेट पे पढ़ सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है? फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया है। सेल्समैन, वॉक्समैन एंड अल्बर्ट चार्ज, ये जो दोनों लोग हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आपको क्या करना है? आपको हर एक क्वेश्चन के जो गलत ऑप्शन है ना, उसके बारे में भी पढ़ना है। ओके, रेनेट इज यूज्ड इन, अब ये रेनेट क्या होता है? ठीक है, ये सेट होता है एंजाइम्स का। ठीक है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम, ये जो वर्ड है ये आपको पता होगा, फिर भी आप एक बार में आपको बता देती हूँ। कैटालिस्ट पता है आपको? कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती है ना, उसका जो स्पीड होता है ना, वो कम करती है। मतलब आप हमारी जो केमिकल रिएक्शन है जो हो रही है, उसका स्पीड वो बढ़ाते हैं। ठीक है, पर कैसे? विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। सो क्या बनेगी डेफिनेशन कैटालिस्ट की? कैटालिस्ट is a chemical which speeds up the chemical reaction without taking actual part in the reaction, or and at the end of reaction you will get complete catalyst in your hand as it is. Okay, तो एंजाइम्स कैटालिस्ट ही होते हैं, पर कैसे? वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, वो बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, बायोलॉजिकल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो एक्शंस के लिए कैटालिस्ट करके काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेनेट है ना, वो सेट होता है एंजाइम्स का, जो स्टमक एंजाइम्स होते हैं। कैसे? कौन से? पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ओके, पर उनका
प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है काइमोजिन, ठीक है। काइमोजिन ये मेन एंजाइम होता है। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस इन स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जो हमारे कैटल्स होते हैं ना, उसमें जो उनके स्टमक में जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, स्टमक में, उन्हें कहते हैं रेनेट। तो वो कहाँ यूज किया जाता है, ब्रेड मेकिंग, फर्मेंटेशन, चीज मेकिंग एंड एंटीबायोटिक सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, चीज मेकिंग में ये जो एंजाइम्स है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स यूज करके चीज मेकिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट एंड एफिशिएंट बनाई जाती है। ओके, अब ये एंजाइम्स कैसे यूज करते हैं, एंजाइम का फर्मेंटेशन कैसे होता है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आपको ये समझनी है तो आप मुझे बताइए, कुछ बातें मैं आपको लाइव लेक्चर्स में या अलग से वीडियो करके आपको वो मैं सेंड करूंगी। ओके, यस, इंपॉर्टेंट बात है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इज, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या होता है। अब सबसे पहले ये भी एक एंजाइम है, ठीक है, पर वो क्या कैटेलाइज करता है, वो कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजेन इनटू प्लाज्मिन। मतलब हमारा जो ब्लड है ना, उसका फ्लो मेंटेन करने में टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर काम करते हैं, ठीक है। और क्लॉट्स का ब्रेकडाउन करने में वो काम आते हैं, ब्लड क्लॉट्स का। ओके, तो वो क्या है, a vitamin, an enzyme, a chemical that stimulates tissue differentiation and amino acid। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट, उसका आंसर है बी, एन एंजाइम। ये एंजाइम होता है और केमिकल प्रोसेस क्या कैटेलाइज करता है वो प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अ बायोरिएक्टर इज, बायोरिएक्टर क्या होता है, ये बायोरिएक्टर, यस, हाइब्रिडोमा, culture containing radioactive isotopes, culture for synthesis of new chemicals and fermentation tank, ठीक है। किसे कहते हैं बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्शन क्या होनी चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कल्चर है, माइक्रोबियल कल्चर जो है, उसके एक्शन चल रही है। तो वो इन चारों में से कहाँ पे होता है, तो वो होता है फर्मेंटेशन टैंक में, ठीक है। फर्मेंटेशन टैंक में आपका सबस्ट्रेट है, माइक्रोबियल कल्चर है, सबस्ट्रेट यूज करके आपका माइक्रोबियल कल्चर है जो है वो एंड प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेगा जो आप हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बायोरिएक्टर हमेशा एक फर्मेंटेशन टैंक होता है। ओके, बायोरिएक्टर कल्चर नहीं होता है, या बायोरिएक्टर हाइब्रिडोमा भी नहीं होता है। ये हाइब्रिडोमा क्या होता है, हाइब्रिडोमा मतलब टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली जब होती है उसे हाइब्रिडोमा कहते हैं। ओके, यूमिलिन, यूमिलिन इज, क्या होता है ये यूमिलिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या एंटीबायोटिक। तो ये क्या है, यूमिलिन ये प्रोटीन है। यूमिलिन मतलब सिंपली ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को यूमिलिन कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से, टैनिंग ऑफ लेदर, क्यूरिंग ऑफ टी, प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड ऑल ऑफ दिस। टैनिंग ऑफ लेदर, यस, ये आपको पता है, टैन करना, कलरिंग करना। प्रोडक्शन ऑफ वाइन आपको पता है, क्यूरिंग ऑफ टी शायद आपके लिए नया होगा, वो बताती हूँ। टी का क्यूरिंग क्या होता है, आपके जो टी के पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो ग्रीन होते हैं। तो माइक्रोबियल प्रोसेस से आप क्या करते हैं, उसमें से जो कुछ भी टी का कंटेंट है ना, तो वो आप निकालते हैं, और वो जो पूरा वो ग्रीनरी है ना, वो पूरी वो आप ब्राउन में कन्वर्ट करते हो, और उसको आप हार्ड बनाते हो, उसको आप पाउडर करते हो। तो इन प्रोसेसेस को कहते हैं क्यूरिंग, ठीक है। तो इसमें से ये फर्मेंटेशन के एप्लीकेशंस है क्या, टैनिंग, लेदर को टैन करना, पिगमेंटेड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो प्रोसेसेस उनका पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करके आप क्या करेंगे, लेदर को पिगमेंट कर सकते हो। क्यूरिंग ऑफ टी, इसके लिए भी मतलब जो ग्रीन सारा जो केमिकली पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से बैक्टीरिया लगते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ये तो सबको पता है कि इसमें बैक्टीरिया लगते हैं या माइक्रोब्स लगते हैं। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट, yes, this is an important part, enzyme immobilization is,
क्या होता है ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव एंजाइम इनटू इनएक्टिव फॉर्म, providing enzyme with protective covering, changing a soluble enzyme into insoluble state, changing pH so that enzyme is not able to carry out its function. Okay, immobilization. अब वर्ड पे ध्यान दीजिए. मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मीन्स क्या, यहाँ वहां जाना या कुछ भी करना. ओके, मोबाइल मतलब हिलना यहाँ वहां. ओके, एक्शन आपकी जो प्लेस होती है वो आप चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमारे प्रोसेस में आप इसका मीनिंग कैसे लेंगे. मोबिलाइजेशन मतलब कुछ भी कर सकना, फ्री टू डू एनीथिंग. ओके, और एम मतलब उसकी जो ये फ्रीडम है ना, वो आप कैंसिल करते हैं. क्या करते हैं, आप उसे कैंसिल करते हैं, तो आप उसे फिक्स करते हैं. ओके, तो इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको. इसका आंसर है बी, दैट इज प्रोवाइडिंग एंजाइम विद प्रोटेक्टिव कवरिंग. हमने एंजाइम का फंक्शन देखा. क्या देखा हमने, ये जो एंजाइम होते हैं ये रिएक्शन फास्ट करते हैं, एफिशिएंट करते हैं, ठीक है, पर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते. रिएक्शन में उनका कुछ भी पार्ट नहीं होता है, सिर्फ उनके प्रेजेंस से जो आपकी रिएक्शन है वो फास्ट होती है. ठीक है, पर अगर आपको ये जो एंजाइम है वो फिर से यूज करना है तो क्या करेंगे आप. फॉर एग्जाम्पल, आपका वाइन प्लांट है, वाइनरी है आपकी, तो आपने सबस्ट्रेट प्रोड्यूस किया. फॉर एग्जांपल, आपने व्हीट बार्ली का मिक्सचर दिया एज अ सबस्ट्रेट. आपने माइक्रोबियल कल्चर यूज किया, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिम. ओके, फिर से आपने एंजाइम यूज किया कुछ, तो फॉर एग्जांपल आपने कौन सा भी, तो एक पेप्सिन एंजाइम यूज किया आपने. पर आप जब पेप्सिन एंजाइम यूज करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में से आप एंजाइम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. ठीक है, एंजाइम ने पार्ट नहीं लिया है रिएक्शन में, पर वाइन जब आपकी प्रोड्यूस होगी तो आप उसमें से पेप्सिन को कैसे निकालेंगे. करेक्ट, तो उसके लिए ये इमोबिलाइजेशन टेक्निक जो है ना वो हेल्पफुल रहती है. इसमें क्या होता है कि आप जो एंजाइम है ना आपका, वो जो केमिकल होता है ना आपका एंजाइम केमिकल, वो आप कुछ तो प्रोटेक्टिव कवरिंग में उसे इंट्रैप करते हो, इंट्रैपमेंट करते हो आप उसके. कैसे, बीड्स होते हैं, जेल्स के बीड्स बनाते हैं, जिलेटिन के या वे अलग अलग होते हैं, आप ग्लिसरीन के होते हैं. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके बीड्स बनाते हैं. बीड्स मतलब आपने वो देखा होगा, मार्केट में आता है, देखिए वो, कि एक ऐसे बहुत से ग्रैन्यूल्स होते हैं और आप जब वो पानी में डालते हैं तो वो स्वेल होते हैं और आप वो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं. तो ऐसे एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर होता है बीड्स का. तो उस बीड में आप एंजाइम को डालते हैं और वो बीड्स आपके रिएक्शन मिक्सचर में आप डाल देते हो. At the end of the reaction, you will get your product and your enzyme as it is, or you can use it. तो enzyme immobilization का function क्या है, क्यों करते हैं ये, तो यूज कर सकते हैं. reusability is an important function of enzyme immobilization technique. ओके, तो इसका आंसर है बी. ओके, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बायोगैस कौन प्रोड्यूस करता है. एरोबिक, और कैसे प्रोड्यूस होता है. एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास with the help of methanogenic bacteria, both B and C. तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी. ठीक है, क्यों सी, सी क्यों है, विद द हेल्प ऑफ मिथाजेनिक बैक्टीरिया. सबको पता है बायोगैस मिथाजेनिक बैक्टीरिया से ही बनता है. ठीक है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. जेनिक का मतलब क्या होता है, जेनेसिस. जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन. ओके, या बर्थ. जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बर्थ. ओके, तो मिथेनोजेनिक मतलब जो मिथेनोजन मिथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. ओके, आया समझ में. अब देखिए कि डी क्यों कहाँ, बी एंड सी, बी क्यों कहाँ है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास. बायोमास जो होता है ना आपका, उसका एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कंप्लीटली अनएरोबिक प्रोसेस होती है. इसलिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, डी, बोथ बी एंड सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the first organic acid produced by microbial fermentation. Microbial fermentation से जो पहला ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसका नाम. सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, नन ऑफ द अबव. तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. फर्स्ट एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से वो है लैक्टिक एसिड. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए.
Yes. 23rd question. The residue left after methane production from cattle dung is sludge. जो मिलता है ना आपको, रेसिड्यू क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरिया है उन्होंने आपका बायोमास यूज किया है, ठीक है, और आपको मीथेन दिया है, पर वो जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसे आप स्लज कहेंगे, उसका आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वो क्या किया जाता है, वो बर्न किया जाता है क्या, बेरिड इन लैंडफिल्स, यूज्ड एज मैन्योर और यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन। किस में यूज किया जाता है ये, तो आप ध्यान में रखिए वो सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। इन रेयर केसेस इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर आल्सो। ओके, बट डिफिकल्टी क्या है इसमें, उसमें मैन्योर करके क्या क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उसमें अमोनिया कंटेंट जो होता है ना वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है, और आप कहेंगे कि टॉक्सिन प्रोड्यूस रहते हैं वो, या वो जो कुछ भी बैक्टीरिया है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक या रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप अगर मैन्योर करके यूज करते हैं या लैंडफिल्स में उसको बरी करते हैं तो उसका आपको उल्टा इफेक्ट मिलेगा। आया समझ में? मीथेन का जो कुछ भी ये है ना कंटेंट उसमें वो बहुत ही हाई होता है, इसलिए वो सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। ओके, इन सीमेंट या इन कुछ जो आपको वो भरना होता है तो उसमें ये स्लज जो होता है वो यूज किया जाता है। Yes. 24th question. Penicillin inhibits bacterial multiplication because it, yes, जो हमने पिछले बार एक वर्ड यूज किया था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हर एक एंटीबायोटिक जो होता है ना उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सेल वॉल पे काम करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो डीएनए सिंथेसिस में काम करते हैं, मतलब जो टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डीएनए सिंथेसिस नहीं होने देते, टारगेट ऑर्गेनिजम्स का सेल वॉल जो होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। इस ऐसे हर एक एंटीबायोटिक का क्या होता है, एक मोड ऑफ एक्शन होता है। आया समझ में? और वो आपको कैसे एंटीबायोटिक डिजाइन करना पड़ता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, तो उसका स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो ध्यान में लेते हुए आपको एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो ये जो पेनिसिलिन है ना वो क्या करता है, देखिए वो सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ना जो बैक्टीरियल सेल में होती है उसको ये इनहिबिट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट बायोमास विद द हेल्प ऑफ मिथानोजेनिक बैक्टीरिया इज वन स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप प्रोसेस, थ्री स्टेप प्रोसेस या मल्टी स्टेप प्रोसेस। आपके बुक में ये अच्छे से दिया है, बहुत ही अच्छे से दिया है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, थ्री स्टेप प्रोसेस। कैसे, कौन से थ्री स्टेप्स होते हैं इसमें? एनारोबिक फर्स्ट प्रोसेस एनारोबिक डाइजेशन और हाइड्रोलिसिस, सेकंड प्रोसेस एसिटोजेनेसिस और एसिडोजेनेसिस, एंड थर्ड प्रोसेस इज मिथानोजेनेसिस। इसमें जेनेसिस जेनेसिस ये जो वर्ड है ना इसका मीनिंग है प्रोडक्शन। क्या मीनिंग है इसका? प्रोडक्शन, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए सबसे पहले क्या प्रोसेस है, जब अनेरोबिक डाइजेशन और हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या होता है, पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो अनेरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके मोनोमर्स बनाते हैं, सिंपलर फॉर्म में लाते हैं। जो कुछ भी आपका सबस्ट्रेट है ना वो पॉलीमर्स में होता है। पॉलीमर्स मतलब क्या, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया उनका सिंपलर फॉर्म बनाएंगे। ये रही पहली फर्स्ट प्रोसेस, पहली प्रोसेस। सेकेंडली क्या होता है, ये जो मोनोमर्स है ना ये मोनोमर्स ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये काम कौन करता है, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। एसिडोजेनिक मीनिंग देखिए, जेनेसिस का मीनिंग मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन। एसिडोजेनेसिस मतलब क्या, एसिड प्रोडक्शन, नाम में ही उसके कि ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड प्रोसेस क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना तो मिथानोजेनिक बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिक एसिड्स का मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस में कन्वर्जन करते हैं। आया समझ में? इसलिए बायोगैस प्रोडक्शन ये थ्री स्टेप प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखिए, एक्वेटिक फर्न विच इज एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। कौन से एक्वेटिक फर्न है जो एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर है? एजुला, सेल्विनिया, मार्सिलिया, टेरिडियम। तो इसका आंसर है एजोला। ये एक्वेटिक फर्न है और वो बहुत ही अच्छी बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट फेमस बैक्टीरियल फर्टिलाइजर इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकॉकस,
राइजोबियम। ओके, क्या है इसका आंसर? डी, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबिया, ये जो क्लास है ना बैक्टीरिया का, ये बहुत ही फेमस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, किससे? विथ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में मतलब क्या, जैसे आप क्या कहेंगे आप उसमें, उसको मराठी में शेंगा कहते हैं, उसे शेंगा। ठीक है, ज्यांना शेंगा येतात असे प्लांट्स। ओके, तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। मेथी देखी होगी आपने, मेथी। ठीक है, तो मेथी के रूट्स देखिए कभी, वो ऐसे राउंड 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 आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो राइजोबिया की कॉलोनीज का बल्ब होता है। मतलब अगर आप वो, मतलब ये राइजोबिया अगर आपको आइसोलेट करने हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, राउंड राउंड स्ट्रक्चर, तो इरप्शन, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, वो आपको कट करना पड़ता है और वो उसका कल्चर करना पड़ता है। ठीक है, तो राइजोबियम ये मोस्ट फेमस बैक्टीरियल फर्टिलाइजर होता है। यस, नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन इज, सिंपल क्वेश्चन है, मीथेन, मिथेनॉल, ऑक्सीजन, NO2। सिंपल है, बायोगैस प्रोडक्शन में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो उसका आंसर होगा NO2, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड करके जो करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो बैक्टीरिया इसमें यूज होते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया के भी ग्रुप होते हैं, मिथेन बैक्टीरिया, मिथेनॉल बैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। तो आप ध्यान में रखिए कि जो बैक्टीरिया बायोगैस प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, उन बैक्टीरिया का ग्रुप क्या है? उन बैक्टीरिया का ग्रुप है NO2 बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, yes, in 1928 a scientist discovered the first effective antibiotic. Scientists and antibiotics are, okay, Fleming, streptomycin, Fleming, penicillin, Waxman, penicillin, Waxman, streptomycin। देखिए दो चीजें इसमें, आपको साल भी याद रखना है और आपको साइंटिस्ट और एंटीबायोटिक की पेयर भी याद रखनी है। तो मोस्ट इफेक्टिव, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक, और कहाँ, कब? 1928 में। तो वो किसने डिस्कवर किया था? सबको पता है, वो डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन डिस्कवर किया था उसने। ठीक है, तो ये आपको पेयर याद रखनी है। तो देखिए आप नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, ठीक है, एजोला का सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है? राइजोबियम, एनामिना, नोस्टॉक, एजोस्पिरिलम। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि एजोला जो होता है वो एक्वेटिक फॉर्म है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसका किसके साथ होगा? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट है। ओके, तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होना चाहिए एनाबेना। ठीक है, ये एक एल्गी है जो एक्वेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड कैलेगो आर, ये प्रोडक्ट्स है, बायोइंसेक्टिसाइड्स, बायोफंजिसाइड, बायोहेर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स। ओके, तो साइड्स का मतलब आपको मैंने बताया क्या होता है, साइड्स का मीनिंग जो किल करते हैं। ओके, तो उसका आंसर क्या है? बायोहर्बिसाइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स है और वो कौन से हैं? वो बायोहर्बिसाइड्स हैं। ठीक है, हर्ब्स जो होते हैं तो उन पे काम करने वाले होते हैं। माइकोराइजा मीन्स, हमने पहला ही क्वेश्चन इस पे देखा था। देखिए, सिम्बायोसिस बिटवीन फंगस एंड प्लांट्स, सिम्बायोसिस बिटवीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंगस, सिम्बायोसिस बिटवीन माइकोराइजा ऑफ फंगस ऑफ वाटर एंड बैक्टीरिया। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए सी, एल्गी एंड फंगस, माइको। ठीक है, माइको मतलब क्या? फंगस। हमेशा ध्यान में रखिए, माइको जो होता है ना, वो फंगस से रिलेटेड होता है, और माइकोराइजा ये अलगी और फंगस का क्या होता है? सिम्बायोसिस होता है, या आप उसे अलगी और ग्रीन प्लांट्स का भी सिम्बायोसिस कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर आर एग्जांपल्स ऑफ। ओके,
decomposers, free living into nitrogen fixatives, symbiotic nitrogen fixatives और पैथोजन। अब ये एजिटोबैक्टर आपको पता है ये नाइट्रोजन फिक्सेटिव होता है। एजोस्पिरिलम भी क्या होता है देखिए, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब दो पार्ट्स होते हैं इसमें, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। अब देखिए जो फ्री लिविंग होता है ना, ये ऐसे एसोसिएशन नहीं बनाते, और सिम्बायोटिक जो होते हैं वो एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, तो इनका ये किसके एग्जांपल है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेटिव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच पेयर इज ऑड? yeast ethanol, penicillium penicillin, methanogens biogas, streptococcus erythromycin। कौन सी पेयर ऑड है? क्या होगा इसका आंसर? yeast ethanol तो करेक्ट है, पेनिसिलियम पेनिसिलिन करेक्ट है, मिथानोजेंस बायोगैस करेक्ट है, तो एलिमिनेशन मेथड से क्या बच जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रोमाइसिन। अब ये एरिथ्रोमाइसिन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? आपको मैं ऑर्गेनिज्म का नाम बताती हूँ, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एरिथ्रोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये पेयर रॉन्ग है, डी। ठीक है, नेक्स्ट, which living organism works as biofertilizer? Azolla, Clostridium, Azotobacter and Rhizobium। क्या होना चाहिए इसका आंसर? Azolla। ठीक है, बायोफर्टिलाइजर। एक्चुअली आप एजोटोबैक्टर भी कह सकते हैं, पर एजोला जो होती है ना वो ज्यादा करेक्ट आंसर है। 36 क्वेश्चन, which microorganism is full in production of citric acid? Azotobacter, पेनिसिलियम, एस्परजिलस नाइजर एंड क्लॉस्ट्रिडियम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन। अब सिट्रिक एसिड कहाँ यूज करते हैं आप वो कुकिंग में यूज कर सकते हैं, आप वो बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं एस्परजिलस नाइजर जो फंगस है, वो फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है, सिट्रिक एसिड के फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने इसलिए थोड़ा फास्ट लेती हूँ। बाय विच प्रोसेस चीज एंड टॉडी इज ऑब्टेन्ड? ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इस मैंने बोल दिया आंसर, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, पास्चराइजेशन, हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर है फर्मेंटेशन। टॉडी आपको पता है, ताड़ी बोलते हैं हम उसे मराठी में, जो केरला में या वहाँ यूज किया जाता है ज्यादा। टू विच बीओडी इज रिलेटेड? माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, माइक्रोब्स एंड नन ऑफ देम। आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रेजेंस जो होता है उससे बीओडी रिलेट होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है इसका आंसर कैसे वो रिलेट होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनिज्म इज फुल टू प्रोड्यूस राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो होता है वो इम्पोर्टेंट एक विटामिन है। ठीक है, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं? अरेबिया हॉसेपी, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है अरेबिया हॉसेपी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इस चैप्टर में कि कौन सा क्या करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या करता है। ओके, बैसिलस thuringiensis यूजफुल इन? क्या करता है ये बैसिलस thuringiensis? ये बायोफर्टिलाइजर है, बायोमेटालोलॉजिकल है, बायोटॉक्सिक प्लांट है या बायो प्रोडक्ट प्लांट है? किसमें ये यूज किया जाता है? इसका ऑप्शन है सी, ये बायोटॉक्सिक प्लांट जनरेट करता है। मतलब क्या करते हैं आप कि आप जो आपका जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल कॉटन, तो वो आप कॉटन का सीड ऐसा जनरेट करते हो, उसको आप क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनाते हो, जेनेटिक मैनिपुलेशंस करते हो उसमें, और जो बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन है ना, जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है, वो टॉक्सिन आप वो डायरेक्टली उस सीड में ही डाल देते हो, और कॉटन ही आप ऐसा बनाते हो कि जिसमें ये बीटा टॉक्सिन प्रेजेंट है। ओके, और आप इस तरह से बायोटॉक्सिक प्लांट बनाते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हमारा एक चैप्टर है, हम उसमें देखेंगे ये सारी बातें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बैसिलस thuringiensis, ये बायोटॉक्सिक प्लांट है।
नेक्स्ट देखेंगे बायो फर्टिलाइजर मीन्स, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्रॉप विच शोज रैपिड ग्रोथ, काउ डंग एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एनाबेना एंड नॉस्टॉक एंड नन ऑफ देम। इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय एनाबेना एंड नॉस्टॉक, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स है जो फर्टिलाइजेशन इम्प्रूव करते हैं, इनहांस करते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कहते हैं हम उससे, एक एरर है, मीन्स नहीं कहना चाहिए था, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऐसे कहना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूजफुल टू कंट्रोल nematodes इन सीरियल क्रॉप्स। ऑप्शन इजी है, बायोनिमेटोसाइड्स, फंजीसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। साइड्स का मतलब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है, टू किल। ओके, तो नाम में दिखता है निमेटोड्स कौन किल करता है, तो बायोनिमेटोसाइड्स। अरे इसका आंसर शायद से उन्होंने वीडीसाइड्स दिया है। देखते हैं हम एक बार इसका आंसर क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुई, हम एक बार ये कंफर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, which sentence is odd? Okay, progesterone is useful as immunosuppressant. Statins is useful to reduce cholesterol. Streptokinase is useful to prevent blood clotting. Lipase is useful to remove oily stains. Okay, और सेंटेंस क्या है, प्रोजेस्टेरॉन इज यूजफुल एज इम्यूनोसप्रेसर। ओके, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सेक्स हार्मोन है, वो इम्यूनोसप्रेसर करके यूज नहीं किया जाता। ओके, बाकी के जो थर्ड 3 सेंटेंसेस है वो करेक्ट है। Which microorganism is involved in flocks as well as in mycorrhiza? Okay, flocks क्या होते हैं, फ्लॉक्स एक बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। बायोफिल्म, फिल्म आपको पता है, आपने ऑयल का लेयर देखा होगा वाटर पे, तो आप क्या कहते हैं, ऑयल की फिल्म है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, वो एंटीबायोटिक एजेंट करके यूज किया जाता है उनको, बहुत ही एप्लीकेशंस होते हैं इसके। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड एल्गी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए सी, फंगस। क्यों, क्योंकि अगर आपने फंगल ग्रोथ देखी ना, तो कैसी होती है पता है क्या, आपने फ्लास्क देखा होगा। ओके, तो उस फ्लास्क में मीडिया भरा हुआ होता है और उसमें ऐसी फिलामेंटस ग्रोथ होती है, बहुत ही ऐसा बायोमास दिखता है फंगस का। तो वो माइकोराइजा करके भी यूज किया जाता है, मतलब वो एसोसिएशन भी हो सकता है अलगल और फंगल ग्रोथ का, और वो फ्लॉक्स करके भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, which is used to prevent blood clotting in blood vessels. Okay, स्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड स्टैटिन्स। ये सारे क्या है, ये सारे एंजाइम्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो एंजाइम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स में होने से। ओके, स्टैटिन्स जो होते हैं वो ब्लड फ्लो मेंटेन करते हैं। आपका जो ब्लड है उसकी फ्लूइडिटी जो होती है ना, उसकी भी एक लेवल होती है, ठीक है। तो वो फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम स्टैटिन करता है। ओके, which is to be used in production of Swiss cheese. चीज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। आप देखिए एक बार टाइप्स ऑफ चीज अगर आपने डाला नेट पे तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। ओके, मोज़रेला, स्विस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिजम्स के नाम है, स्विस चीज में कौन काम करता है, मोनासस्कस, परप्यूरियस, क्लोस्ट्रिडियम, बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस एंड सैकेरोमाइसिस सेरेसी। तो इसका आंसर है बी, क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरियम। ओके, आपका होमवर्क भी ये होगा कि आपको ये बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखना है, ठीक है। बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है वो किसका प्रोडक्शन एनहांस करते हैं वो आपको एक बार देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, which option is related with the utility of lactic acid? Okay,
लैक्टिक एसिड के यूटिलिटी से क्या रिलेटेड है? इन फर्मेंटेशन, टू प्रिपेयर पिकल, useful for preparing curd from milk, to increase the quality of vitamin B12 and all of the above. तो इसका आंसर होना चाहिए all of the above. क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है ना वो इन तीनों प्रोसेसेस में यूज किया जाता है. आया समझ में? तो इसलिए all of the given. नेक्स्ट देखेंगे, which one is useful as immunosuppressive agent in organ transplant? अब आपको एक प्रोसेस बताती हूँ. आपको एक बहुत अच्छा पता है कि आपकी एक इम्यूनिटी होती है और अगर आपके बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आए, फॉरेन एजेंट आया, तो आपकी बॉडी फाइट करती है. ठीक है, और वो कैसे फाइट करती है वो अलग बात है, वो पूरा मैकेनिज्म अलग है, पर फाइट होती है. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एक फॉरेन ऑर्गन आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है. तो आपने कभी ये सोचा है क्या कि आपकी बॉडी कितनी फाइट करेगी? आपकी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ही करेगी ना. तो आपको मैं वो बता भी देती हूँ कौन सा कंपोनेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके लिए कंपोनेंट MHC जो सेल्स होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. तो उसके टाइप भी होते हैं 1 2 3 4. ठीक है, वो अलग बात है. पर ये जो है ना, तो वो इम्यूनोलॉजिकली वो एक्टिव रहते हैं जब आपके बॉडी में कोई एंटर करता है. आया समझ में? तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है तो ऐसा कैसे चलेगा कि आपके बॉडी ने ही वो रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, तो सारी मेहनत बेकार जाएगी. तो सबसे पहले आपको इम्यूनोसप्रेसिव्स का मतलब इम्यूनिटी आपको सप्रेस जो करते हैं उनका डोज दिया जाता है. ठीक है, तो वो कौन से एजेंट होते हैं? साइक्लोस्पोरिन सी, साइक्लोस्पोरिन एल, साइक्लोस्पोरिन ए एंड ऑल दी गिवन. तो इसका आंसर है साइक्लोस्पोरिन ए. तो आपका जो MHC कॉम्प्लेक्स है ना उसको वो इनएक्टिव कर देते हैं. आया समझ में? तो ये आपको क्यों दिया है सारा? क्योंकि इनका मास प्रोडक्शन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का एंजाइम्स यूज करते हैं, इसलिए वो प्रोसेसेस में आता है, इसलिए ये आपको दिया है. यस, लास्ट क्वेश्चन. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, IARI मीन्स. तो फुल फॉर्म आपको बताना है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एग्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन एग्रीकल्चर रिसोर्स इंस्टीट्यूट. तो इसका ऑप्शन है ए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट है, विच ग्रुप इज ट्रू फॉर द एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, प्रोटीएज. ओके, अब इसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए? माइक्रोबियल एंजाइम्स होने चाहिए. आया समझ में? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? उसका आंसर है सी, लाइपेज, प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज. आया समझ में? तो सी इसका आंसर होना चाहिए. ये सारे के सारे माइक्रोबियल एंजाइम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो अब मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी, असाइनमेंट देती हूँ. और हमने जैसे जैसे हमने ये हमारा जो 50 क्वेश्चन का सीरीज था वो जैसे हमने सॉल्व किया वैसे आपको वो सॉल्व करना है. आपको क्या करना है? आपको उसमें जो रॉन्ग ऑप्शंस है ना उसके बारे में भी सर्च करना है. तो वो असाइनमेंट आप करेंगे. एक तो वो असाइनमेंट आप पोस्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारे क्लास के ऐप पे, या आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं. पर वो असाइनमेंट सॉल्व करना कंपलसरी आपके लिए. ओके, तो वो आप करेंगे. ठीक है, और नहीं तो आप कभी भी मतलब क्लास पे जाके वो आप सबमिट भी कर सकते हैं. वहां पे किसी की भी आप साइन लेंगे. ठीक है, ये आपको आपके लिए कंपलसरी है. ठीक है, आपका वो रिकॉर्ड मेंटेन होने वाला है. तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताइए और हम उस हिसाब से लेक्चर लेंगे. तो अब हम हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो चैप्टर है वो हमने कवर किया. तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.